हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए ज्योग्राफी के टॉप 15 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आप अच्छा से अच्छा समझ सकते हैं। और आपको जो भी चीज़ पढ़ाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे, आपको सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। देखिए, आप कुछ वीडियो देख लीजिए, उसी के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले आपको बता दें कि यह सेट 2 है और आपने सेट 1 नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, क्योंकि सेट 1, 2, 3 आपके 1 से लेकर 10 तक सेट आने वाले, जो कि अगर सब के सब अगर सेट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ कोई नहीं रोक सकता। तो जाके पहले सेट 1 जरूर देखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत कम यूट्यूब पर मिलेगा, लेकिन इस यूट्यूब पर सभी चीज़ का सब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए, 1 नंबर से कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे की समस्याओं के लिए, जो भारत में रेलवे की जो समस्या है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, भारतीय रेलवे की समस्याएं निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, हर क्षेत्र में हर रंग की रेलवे की समस्या है, इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा समस्या है, बिना टिकट की यात्रा करना। बिना टिकट का अर्थ क्या हुआ कि आप टिकट उकट नहीं कराए और एक स्थान से दूसरे स्थान गए, तो क्या ये बिना टिकट की यात्रा का अपराध ही हो गया, हुआ ना, अपराध हुआ। देखिए, मानव रहित संपार आप जैसे देखिए, समय पर परिचालन न होना। समय पर परिचालन का अर्थ क्या होता है, आप इसको समझिए। क्या होता है समय पर परिचालन न होना? तो इसका अर्थ ये होता है कि कि टाइम दिया हुआ 9 AM या 9 PM मान लीजिए, कोई मान लीजिए, और आपको टाइम कितना गाड़ी आ रहा है, 9:30 PM आ रहा है 9:30 PM या 9:30 AM में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, समय की कोई नहीं वैल्यू है। ठीक है, और समय पर आपको पहुंचा भी नहीं पता। यात्री सुरक्षा का अभाव। जो यात्री होते हैं, जैसे आप हो गए, हम हो गए, कोई भी आदमी हो गए, जो एक जगह से दूसरी जगह है, उसका क्या अभाव है, सुरक्षा का अभाव है। यहाँ पर कुछ सुरक्षा नहीं है, आपके सामान वामान चोरी हो गए, कोई ठीक नहीं है। सुरक्षित यात्रा का अभाव मतलब आप जिस रेलवे में जा रहे हैं उसमें क्या चीज़ सुरक्षित है कि नहीं है, आप कोई ठीक नहीं है। वहाँ पर क्या होगा कोई ठीक नहीं है, आपके चोरी वोरी होगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। तो इतना आपके दिए हैं और इसे आप याद जरूर कर लेंगे। हो सके तो आप कॉपी में नोट करते चलिए ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। 2 नंबर में कि सामूहिक कृषि क्या है। सामूहिक कृषि क्या है, इसके बारे में। सामूहिक मतलब आप देखने से बोलने से ही लग रहा है कि सामूहिक मतलब समूह के बारे में बोला है। ठीक है, एक से अधिक होगा समूह के बारे में बोला है, तो ऐसे समझिए। वैसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपनी भूमि पशु श्रम को मिलकर साथ मिलजुल कर खेती करते हैं, उसे ही सामूहिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती साम्यवादी देशों में प्रचलित है। अब देखिए, एक बात समझिए कि वैसी कृषि जिसमें भूमि भी हो, ठीक है, पशु भी हो, श्रम भी, श्रम मतलब जो आदमी मिलजुल कर काम करते हैं वो, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदमी से अधिक, मतलब 2-3 आदमी से अधिक हो, यही सामूहिक कृषि कहलाता है। और इसमें अधिक लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। यह कहाँ पर प्रचलित है, तो ये साम्यवादी देशों में ही प्रचलित है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, सामूहिक कृषि कहाँ प्रचलित है, तो आप क्या बताइएगा, साम्यवादी देशों में। समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, और ये आप जरूर इसे याद कर लेंगे, इसे 3 स्टार मार्क लगा देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए, इसे कारण भारत में घटते जल संसाधन के कारकों को लिखे। भारत में जो जल घट रहा है या कहीं भी मान लीजिए जल की संख्या बनती है, कम हो रहा है, तो इसके बारे में क्या उपाय लगाएंगे, इसके बारे में देखिए। भारत में जल संसाधन घटने का निम्नलिखित कारण है। ठीक है, सबसे पहले जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, मतलब जो 1 लाख था अब 1.5 लाख हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है ना। जहाँ 1 लाख था वहाँ 1.5 लाख हो रहा है। तीव्र औद्योगिकरण मतलब कोई मशीन वशीन हो गया, कारखाना और खाना हो गया, इसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। शहरीकरण का विस्तार, शहरीकरण का जो विस्तार है, शहर जो बन रहा है उसका विस्तार हो रहा है। जलवायु परिवर्तन मतलब जो जल है उसके परिवर्तन हो रहा है। जल का दुरुपयोग सबसे घटा जो हो रहा है बिहार में, देखा जाएगा, आप देखिएगा बिहार में चापाकल लगा हुआ है, और उससे क्या होता है, बहुत आदमी इसका नुकसान करते हैं जल का, चापाकल के माध्यम से, और ये सबसे ज़्यादा बिहार में ही देखा जाता है मेरे ख्याल से। और भी देश है, लेकिन दूसरा देश में जैसे मानिएगा तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, नाला वाला बना, लेकिन नाला के माध्यम से मतलब नल उल बना रहता है, तो इसके माध्यम से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन चापाकल जहाँ जहाँ भी बना हुआ वहाँ पर बहुत जल का दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिएगा बाहर में जितना दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन इसे आप स्टार मार्क जरूर लगा लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन जरूर पूछने जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलिए इसमें देखिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इसे आप जरूर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर है, तो देखिए इसका उत्तर देखिए, एक देश से दूसरे देश में जाने वाले को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे मान लीजिए
भारत, अमेरिका, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, क्या करें, ये अमेरिका हो गया, ये भारत हो गया। एक देश से दूसरे देश जाने में क्या लगता है, तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है, ठीक है। और वहीं पर देखिए अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय के बारे में से, और अंतर्राज्यीय प्रवास उसे कहते हैं जिसमें एक ही देश के अंदर, एक ही राज्य में, एक ही शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। मतलब समझिए, अब जैसे भारत में रह रहे, ठीक है, भारत हो गया, अब दिल्ली हो गया, यहाँ पर समझिए हल्का, दिल्ली हो गया, यहाँ पर बिहार हो गया, एक स्थान से दूसरे हो गए, ये भी अंतर्राज्यीय हो गया। मान लीजिए आप दरभंगा हो गया और मुजफ्फरपुर, एक ही राज्य है, गांव हो गया, एक गांव से दूसरे गांव जाइएगा तो क्या कहलाएगा, ये हमारे अंतर्राज्यीय कहलाएगा। कितना अच्छा से समझ में आया ये आप बताइएगा। इतना शॉर्ट ट्रिक में जैसे देते हैं कि सब्जेक्ट कि आपको फट दबर याद हो जाएगा। अगर आप एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को तो आपको कोई नहीं रोक सकता, 90+ इसको आपको याद होने में, ठीक है। इतने अच्छा से समझा ही रहे हैं जो, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें, इसे डबल स्टार मार्क लगा लीजिए। वायु प्रदूषण वाला बहुत पूछा जाता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है। वायु प्रदूषण का क्या कारण है, सबसे ज़्यादा कारण क्या है, चलिए बहुत देर आपसे का कमेंट भी आ रहा है कि वायु प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत है, क्या वायु प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत है। सबसे पहले कल कारखानों के चिमनी से निकलने वाला धुआं, मतलब जो कल कारखाना, मतलब ये चिमनी उमनी नहीं देखे, और वहाँ से ईंटा ऊटा की पकाई होती है और वहाँ से क्या होता है, धुआं निकलता है, तो उससे क्या होता है, ये हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं, ठीक है। ये हुआ। मोटर कार के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं, मोटर कार मतलब साइकिल, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, और जैसे हो गया आप ट्रेन के भी, रेलवे में भी आप बंद हो गया है, पहले रेलवे के इंजन से भी निकलता था धुआं, लेकिन अब बंद कर दिया गया पर्यावरण की देखते हुए, ठीक है। तो ये क्या है, मोटर कार से जो निकलता है साइलेंसर के धुआं, वो क्या करे, वायु प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। एक दो कारण हुआ। और आगे चलिए, कीटाणुनाशक हवा, मतलब कोई पदार्थ जैसे पॉलीथीन और कुछ ऐसा पदार्थ आप जला दिए जिसके माध्यम क्या हुआ कि पर्यावरण को हानि हो रहा है। साथ ही साथ चूल्हा का धुआं, जैसे आप खाना वाना बनाते हैं और आपकी मम्मी या दादी पहले बनाई होगी उस जमाने के बाद बोले, तो क्या होता है वहाँ पर से धुआं निकलता है, तो ये भी हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है। तेज हवा के कारण धूल उड़ना, आप देखे होंगे कि सड़क पे कभी धूल उड़ रहा है तो आप मुंह को ढक लेते हैं, जब तेज हवा होता है तो धूल उड़ता रहता है। ये आप सबके कितना हो गया, 3-4 जैसे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत लिखे थे, 1 2 3 4 5, ये 5 लिख दीजिए, आपको 2 नंबर कोई नहीं रुकेगा, और ये बेस्ट है, आप जरूर इसे याद कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और इसे तो आप जरूर याद रखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो MVVI के तौर पे मानिए, क्या मानिए, MVVI के तौर पे मानिए। ऊर्जा के नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत साधनों में अंतर दे, इसके बारे में देखिए। ऊर्जा का वैसा साधन जिसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद उसे पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सके, उसे नवीनीकृत स्रोत कहते हैं। इसके बारे में समझिए, ऊर्जा का वैसा साधन जिसे एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे ही अनवीनीकृत कहते हैं, ठीक है। जैसे एक बार किए तो इसका फिर से दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, और दोबारा ला सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए ला सकते हैं, जैसे जल ऊर्जा को भी हम दोबारा कर सकते हैं, ठीक है, एक बार उपयोग करने के बाद भी कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीनीकृत है, नवीनीकृत, ठीक है। अनवीनीकृत क्या देखिए, ऊर्जा के वह स्रोत जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में न लाया जा सके, मतलब एक बार जब प्रयोग कर लिए तो इसे हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे ही अनवीनीकृत स्रोत कहिए। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, जल हो गया, आप ये सब हो गया क्या, कि अगर आप एक मटिया तेल हो गया, ये सब क्या है, एक बार अगर प्रयोग कर लीजिएगा तो इसका प्रयोग दोबारा आप नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ गए। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी तेल होता है, ये भी होगा, ये सब आप एक बार प्रयोग करने के बाद अब दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए एक बार जल जाएगा तो ये दोबारा उपयोग करना मुश्किल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए 7 नंबर में कहा जा रहा है, पूरे 15 के 15 क्वेश्चन है, आप जरूर पूरे के पूरे देखेंगे और शांत मन से देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको ये बता दें कि आपको ये पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तीनों के तीनों में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आप अपने से खुद ज़्यादा अंदाज़ा लगा दे सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से कह रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है, या स्थानांतरित कृषि क्या है, झूम की खेती क्या है। अब देखिए तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उत्तर उसी प्रकार देना। जैसे पहले के जो लोग थे आदिवासी, क्या करते थे, पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ के झाड़ियों को क्या करते थे, पहले काट देते थे और उसे जला दिया करते थे,
उसमें बीज मिट्टी डालकर उसे कृषि किया जाता है, उसी के बारे में पढ़ना है। कृषि की वैसी प्रणाली जिसमें झाड़ियों व पेड़ों को काट कर उसे जलाया जाता है। मतलब जो कृषि की वैसी प्रणाली जिसमें झाड़ियों को क्या करते हैं, झाड़ियों को व पेड़ों को काट कर उससे जलाया जाता है तथा उसके राख में मिट्टी को मिलाकर खेती की जाती है। और जब इस भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तो दूसरे क्षेत्र में इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इसे ही झूम की खेती करते हैं। देखिए एक बात समझिए, कोई आदिवासी यहाँ पर आया और यहाँ पर एक खेत है और यहाँ पर पेड़ पौधा भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आदिवासी आया ना, तो वहाँ पर के सभी पेड़ पौधे को काट के साफ कर देगा। क्या करेगा, पेड़ को काट के साफ कर देगा और वहाँ के क्या करेगा, सभी पेड़ को गिराकर एक ठक्का कर देगा और इसे जला देगा। क्या करेगा, जला देगा। जलाने के बाद इसे मिट्टी मिलाकर उसमें कृषि किया जाता है और वहाँ की जो क्षमता होती है, उर्वरती क्षमता, उत्पादन की क्षमता, वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो जिसके कारण वहाँ पर ये उपज बहुत कम आ जाता है। उसके बाद उसे क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र में पकड़ लेते हैं और फिर जो सेम यहाँ पर करते वह यहाँ पर भी करते हैं। ये कैसा लगा क्वेश्चन आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। शुष्क कृषि क्या है, इसे बताइए। शुष्क कृषि क्या है, ये भी स्टार में डबल स्टार मार्क दे देते हैं और ये बहुत ये डबल 3 स्टार मतलब ये आने वाला बहुत चांस रहता है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे कि जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 सेमी से कम होती है उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि कहते हैं। जैसे मान लीजिए 75 सेमी से कम होती है उसे हम शुष्क कृषि कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण तो नहीं दिया, लेकिन आपको बता दें कि जहाँ पर क्षेत्र शुष्क मतलब ठंडा जगह हो, ठीक है, 75 सेमी से भी ठंडा हो, ठीक है, वहीं पर क्या कहा जाता है, ठीक। चलिए, और ये 9 नंबर की 2011 के अनुसार भारत के संगठनात्मक जनसंख्या वाले राज्य हैं। संगठनात्मक मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्या होता है, संगठनात्मक मतलब कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कब के, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा बिहार है और पढ़ा लिखा में सबसे कमज़ोर क्या है। एक बात समझिए, पढ़ा लिखा में सबसे ज़्यादा कौन है, तो केरल है। कौन है, केरल, जहाँ की जनसंख्या कितना है, इतना है। और सबसे मूर्ख में देखा जाए, सबसे जनसंख्या में देखिए आपको लगेगा बिहार है। बिहार में आपको सबसे कम डेवलपर आदमी मिलेगा, बहुत कम डेवलपड आदमी मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर पढ़ा लिखा भी बहुत कम रहता है। पश्चिम बंगाल, वहाँ पर इतना जनसंख्या थी, देखिए बिहार में जो था 1106 और पश्चिम बंगाल में 1028 और केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829। ये आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे डबल स्टार मार्क लगा लीजिए और विश्वास नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये MBBI क्वेश्चन है, इसमें और भी कुछ याद कर सकते हैं। चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें तो चिकित्सा अर्थात इलाज, जो व्यक्ति अपने बीमारी के लिए इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाता है, उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। चिकित्सा का अर्थ क्या होता है, चिकित्सा का अर्थ क्या होता है, बीमारी हो गया, जैसे हम इलाज करते हैं, ठीक है। और एक देश हम दूसरे देश, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में, जैसे मान लीजिए आप रह रहे बाहर, जैसे एक देश से दूसरे देश, ठीक है। मान लीजिए आप जैसे शहर के बारे में, जैसे दिल्ली एक हो गया और एक बिहार हो गया, तो एक राज्य से दूसरे जहाँ जा रहे हैं, क्या करें, इलाज करवाने जाए, किसके लिए, चिकित्सा बीमारी के लिए, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप जरूर याद रखेंगे कि क्या है, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। चलिए थोड़ा सा आप सब कभी देखते हैं क्या कमेंट कर रहे हैं। खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, वह उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर रहता है। मतलब क्या कर रहा है कि वह उद्योग जो अपने कच्चा माल मतलब कच्चा खनिज आधारित हो पर रहता है, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा एक कच्चा पदार्थ हो गया, लोहा इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब क्या है, कच्चा माल है। किस पे काम किया जाता है, तो ये हमारे खनिज उद्योग, खनिज आधारित बनाते हैं, ठीक है, उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। एक और समझ ले कि वह उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर थे। खनिज मतलब समझ गए कि लोहा इस्पात हो गया, कोयला इस्पात हो गया, पेट्रोलियम उद्योग हो गया कि सीमेंट उद्योग, ये सब क्या है, आपके खनिज हो गया, ठीक है, जो पर निर्भर रहते हैं और कुछ पे नहीं रहते, उसे ही खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए ये देखिए 12 नंबर में कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसलों के नाम लिखे। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के ये चैप्टर 4 का शायद नहीं, चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन है और इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। और इसे चैप्टर अगर 5 नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, चैनल से भी देख सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक बना हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए विस्तृत
वाणिज्य, यहाँ विस्तृत वाणिज्य होना चाहिए। विस्तृत वाणिज्य अनाज के उदाहरण इस प्रकार हैं। यहाँ पर वाणिज्य लिख देते हैं, वाणिज्य, यहाँ पर वाणिज्य, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। विस्तृत वाणिज्य के उदाहरण इस प्रकार है। सबसे पहले जो है चावल 1 नंबर में, गेहूँ, मक्का, ज्वार, रागी, ये सब क्या है, तो ये हमारे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा भी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और भी लिखा हुआ है, हम इसे सुधार के देते हैं, फिर आपको थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट भी नहीं रुकना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट था ना, यहाँ तक कंप्लीट था। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ से चलते हैं। देखिए 15 नंबर में कहा जा रहा है, यहाँ पर करें। अब चलिए 13 नंबर में कि भूगोल से आप क्या समझते हैं, भूगोल से आप क्या समझते हैं। पहले हम स्टूडेंट से बोले थे कि अगर सेट 1 में अगर आप देखे होंगे तो भूगोल के बारे में कुछ बोले थे कि आप भूगोल के बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में बताइए, ठीक है। भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या बना है, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे भू और गोल, भू और गोल, जिसका अर्थ क्या होता है, तो भू का अर्थ होता है क्या, भूमि, क्या होता है, भू का अर्थ क्या होता है, भूमि, और गोल का अर्थ क्या होता है, गोले होता है। जैसे पृथ्वी कैसी है, गोल है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। अर्थात वैसा विषय जो भूमि के बारे में बतलाती है उसे भूगोल कहते हैं, या भूमि का अध्ययन किया जाता है। वैसा विषय जो भूमि के बारे में बतलाती है या भूमि का अध्ययन किया जाता है उसे हम भूगोल कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चले, बहुत बढ़िया। चलिए ये आपके सामने 14 नंबर की क्वेश्चन है कि दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। 4 कोयला क्षेत्र के बारे में बोला कि 4 को कोयला क्षेत्र का नाम बोलना है। जैसे बोकारो हो गया, झारखंड का क्या, झरिया कोयला क्षेत्र ये हो गया, और रानीगंज कोयला क्षेत्र, झारखंड का गिरिडीह कोयला क्षेत्र। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बोकारो कहाँ है, बोकारो किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। बोकारो किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध। झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला क्षेत्र के लिए, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, समझ रहे ना, बहुत बढ़िया। ये कैसा लाइक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम के लिए तो खासकर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, बहुत, मत पूछिए इतना इंपॉर्टेंट है, समझिए। और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो सबसे VVI में ये भी क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से शायद लिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कि नवनिश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है, यह विचारधारा नियतिवाद व संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। क्या कर रहा है, नियतिवाद व संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। नियतिवाद और संभववाद के बाद में अब नहीं पढ़े तो जाके चैप्टर 1 देख लीजिएगा ज्योग्राफी का, जिसका लिंक आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन आप चैनल से जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट के माध्यम से, ठीक है। इस विचार के अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या कहा है कि प्रकृति जो है ना, जो उससे प्रकृति मानव पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन परंतु प्रकृति नियमों का पालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए प्रकृति नियम का अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए प्रकृति में कुछ कुछ पौधा भी लगाएंगे और कुछ इसका नुकसान भी करें, लेकिन सिर्फ नुकसान करने से क्या होगा, तो हम प्रकृति पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसके प्रवर्तक ग्रेफी टेलर क्या है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, तो ये हमारे ग्रेफी टेलर। और ये सबसे अच्छा बात बोले हैं ग्रेफी टेलर कि जो प्रकृति की हमें नुकसान नहीं करनी चाहिए। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सेट 3 आए तो सेट 3 के लिए आप ज़रूर इसमें कमेंट करेंगे सर कैसा, और आपको ये कैसा लगा वीडियो आप हमें बता के ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो अभी लाइक कर दीजिए, और हो सके तो कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो 5 दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, और लाइक तो बनता ही है, अभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। और अगर आपको चाहिए PDF तो अगर PDF वाला रूल देखा जाए तो PDF के लिए आपको ये है, और अगर आपको चाहिए तो देखिए यूट्यूब चैनल का नाम यही है टेलीग्राम पे, जहाँ पर फ्री वाला PDF आपको 30 को डाला हुआ है, और आप चाहते हैं कि पेड कोर्स वाले 30 नंबर से संपर्क कर सकते हैं, पेड वाला जो मात्र 100 रुपये का है, आप जाके जरूर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, जिसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ मिलेगा, आप बात करके हमें से कन्फर्म कर सकते हैं क्या क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड